नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके विषय में हम कितना भी कहें वो कम होगा। हमारे साथ मौजूद हैं बनवारी लाल शर्मा जी, जो कि एक किसान के बेटे, उसके आज सिविल इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद आज एक शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम बनकर निकल कर आए हैं लोगों के बीच में और एक बड़ी संस्थान है उसको रन करते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने शिक्षा जगत में जो नई चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने कदम रखा और एक अलग मुकाम अपना बनाया है, साथ ही ये जो प्रेरणा मिली है कहाँ से मिली, बहुत सारी बातें चर्चा करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं टीवी 30 इंडिया पर बनवारी लाल शर्मा जी का। सर, स्वागत है आपका टीवी 30 इंडिया। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए और आपसे आज बातचीत हो रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए। सर, हम ये जाने कि आज शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ आप कर रहे हैं और जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को वो किस तरीके की क्या हैं। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किसान परिवार से चूँकि आप आते हैं और किसान परिवार से, और उसके बाद आप स्वयं वेल एजुकेटेड हैं, आपने जो है AMU से पढ़ाई की, सिविल इंजीनियरिंग की और उसके बाद काफ़ी लंबे समय एक जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम किया और अब शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये जो सफ़र था इसके विषय में संक्षिप्त में जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए राजदीप जी, मैं यूपी से ही एक छोटा सा गांव है, हमारा कस्बा है बेसवा, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी फार्मर थे और 10वीं तक की पढ़ाई मैंने बेसवा में ही की है। हमारा एक इंटर कॉलेज था, शंकरानंद इंटर कॉलेज। उस समय जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते थे उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, टीचर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे और गांव के परिवेश में होते हुए भी स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल था हमारा। उसके बाद में मैंने 10+2 क्लास से किया और उसके बाद मैं AMU से पास आउट हुआ। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा फील्ड था सिर्फ एक, शुरू से ही मेरा अंदर से यही रहता था कि मैं कुछ अलग हटके करूं। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1987 में और 1987 से मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी लॉन्च की और कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए। अप्रॉक्सीमेटली आई हैव कंप्लीटेड 150+ मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स इन NCR। दिल्ली में काम किया, नोएडा में और ऑल ओवर इंडिया काम किया। और लेकिन एक समय होता है कि आप जो है अपनी लाइफ में ना कुछ अलग हटके करना चाहते हैं। तो मेरे को भी कुछ था कि ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन आप एक बिजनेस को लगातार एक ही फील्ड में आप आगे बढ़ते रहो, बिजनेस का सेटअप हो जाता है, आप चलते रहते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ सोशल भी करना चाहते हो। तो आई वांट टू डू अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस, कुछ ऐसा किया जाए समाज के लिए। तो वो मेरा पैशन था। टीचिंग मुझे पहले ही पसंद थी, लेकिन क्योंकि मेरी लाइन सिविल इंजीनियरिंग थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, मेरी बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन मेरा जब कभी सोचता था तो मेरा झुकाव एजुकेशन की तरफ था। और इसके लिए मैंने 2005 में एक स्कूल शुरू किया दिल्ली में, जो मेरा 2005 में विकासपुरी में स्कूल है, ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल। और उसके बाद मैं बिजनेस को टाइम कम देता था और स्कूल की तरफ, मेरा एजुकेशन की तरफ झुकाव ऑटोमेटिकली होता गया और वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था स्कूल का जो मैंने शुरू किया। आप एक अच्छे फील्ड से हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड से, जिसमें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दुनिया है, बहुत पैसा है, बावजूद इसके शिक्षा के क्षेत्र में आए। और आपको ये भी मालूम होगा निश्चित तौर पे कि बड़े बड़े घराने हैं शिक्षा जगत के जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, अपने आप बिल्कुल मजबूती से खड़े हुए हैं। वहाँ पर आकर और क्योंकि अब आजकल तो लोग, आपने ये सेवा भाव के हिसाब से प्रारंभ किया था, लेकिन आजकल लोग बिजनेस के तौर पे देखते हैं। तो अगर उस नज़रिए से तो एक बहुत बड़ा, यानी कि एक तरह से समझिए कि रिस्की रहा होगा। अगर लोगों से जब आपने कभी कोई डिस्कस किया होगा कि अब इस फील्ड में मैं काम प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो लोगों के क्या राय थी, यानी कि जो आपके इर्द गिर्द के नियर एंड डियर लोग थे? देखिए, एजुकेशन और स्कूल चलाना, ये स्कूल एक बिजनेस नहीं है
अगर कोई स्कूल को बिजनेस की तरह अगर ट्रीट करता है कि ये बिजनेस है, तो स्कूल बिजनेस नहीं हो सकता। स्कूल का पैसा आप कहीं भी, एजुकेशन का पैसा जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनसे फीस चार्ज कर रहे हैं, उससे अगर कोई इनकम भी हो रही है तो आप उस स्कूल में लगाएंगे, किसी और संस्था में लगाएंगे, उसको डोनेट करेंगे। लेकिन स्कूल बिजनेस नहीं हो सकता। अगर बिजनेस करना है तो मेरी 100 करोड़ की टर्नओवर है अभी भी कंपनी की, तो यहाँ स्कूल में कोई भी स्कूल को बिजनेस किसी को, और जो स्कूल को बिजनेस समझ रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्कूल एक समाज के लिए करने का एक जुनून है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन कैसे बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बच्चों को। अभी ये स्कूल मैंने 2000 हाथरस में, जिस स्कूल में आप बैठे हुए हैं, ये मैंने 2012 में शुरू किया था। आज 11वां साल चल रहा है इस स्कूल। इस स्कूल में 10 साल के बाद मुझे लगा कि अभी जो कि इसमें रिन्यूएशन की ज़रूरत है। तो अभी आप देख रहे हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रिन्यूएशन पर, बिल्डिंग पर अभी खर्च हो रहा है, इतना कोई नहीं कर सकता। एक एक क्लासरूम को हाईटेक बना रहा हूँ, एक एक मतलब सारे अब जो भी बिल्डिंग में रिन्यूएशन का काम चल रहा है वो इस लेवल पर नहीं चल रहा कि हाथरस में स्कूल है। बच्चों को हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी सुविधाएँ बच्चों को चाहिए वो हमें प्रोवाइड करनी है। जहाँ बच्चों की, जहाँ बच्चा आए तो उसमें उसको सबसे पहले है एनवायरनमेंट कैसा है। आप जो बच्चा कैंपस में आ रहा है वो अगर कैंपस को देखता है कि कैंपस मेरा बहुत सुंदर है, तो उसका एनवायरनमेंट तो पहले ही डेवलप हो गया है कि जिस कैंपस में आ रहा है वहाँ एनवायरनमेंट उसको क्या मिल रहा है। अगर एनवायरनमेंट उसको पढ़ने का नहीं है तो बच्चा, छोटा बच्चा आता है, पेरेंट्स किस भाव से भेजेगा स्कूल को। अगर तो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एक स्कूल में जब शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा का एनवायरनमेंट कैसा है, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो दिस इज आवर प्रायोरिटी। बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं। जिस शहर में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर भी बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं। इसके बाद भी आप एक अलग अपनी पहचान लेकर, आपका शिक्षण संस्थान और लोगों के बीच में विशेष जगह बना चुका है। लोगों का बड़ा प्रेम मिलता है। बच्चे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आप कर रहे हैं, आपको लगा कि बाकी लोगों ने उस दिशा में नहीं सोचा, और जो शिक्षण संस्थान है, बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत लंबे समय से जो है शिक्षा के जगत में अपना नाम किए, बावजूद इसके उन्होंने नहीं सोचा और आपने उन चीज़ों पर काम किया और उसका आपको रिजल्ट दिखा? देखिए, स्कूल में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, बड़े जितने भी स्कूल्स हैं, सारे लोग पॉजिटिव चला रहे हैं। सबका यही रहता है कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के हिसाब से वो अपने अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। तो ऐसा नहीं है कि हाथरस में हमारा ही स्कूल है, हाथरस में और भी स्कूल हैं जो रेपुटेड हैं, काफ़ी पुराने स्कूल हैं, इनकी रेपुटेशन है। तो ये नहीं है, पर हाँ मैं ये मानता हूँ कि 10 साल में जो हमने यहाँ पर जो देखा है और जो महसूस किया है, मैंने खुद भी महसूस किया है कि आज पेरेंट्स की जो है फर्स्ट चॉइस ये BLS बना हुआ है। वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज रहा है तो वो ये देखता है कि मेरे बच्चे को रिजल्ट्स क्या मिला, या तो वही है कि आप अगर उसको उस लेवल पर जब पेरेंट्स ने भेजा है कि मेरा बच्चा सेफ्टी सुरक्षित है कि या नहीं है, स्कूल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, बच्चे के आने जाने की सुविधाएं किस तरीके से दे रखी हैं आपने, फिर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी फैकल्टी कैसी है। तो मेन फैकल्टी पे जाता है कि आपकी फैकल्टी कैसी है, डिसिप्लिन कैसा है, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या वो कम्पिटेंट हैं पढ़ाने के लिए, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनमें वो जज्बा है कि बच्चे को, आज के युग में आधा बच्चा तो हाईटेक है, सारा कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर से वो सारे रिसोर्स खुद देख लेता है। तो टीचर्स की भी गलती को आज का छोटा बच्चा पकड़ लेता है। पहले हमारे टाइम पर सिर्फ हम पढ़ने के लिए जाते थे, और पढ़ने के बाद हमारे पेरेंट्स कभी ये नहीं पूछते थे आपको क्या टीचर ने पढ़ाया, क्या सिलेबस है, चाहे उनको कुछ पता नहीं होता था, वो अपने काम में बिजी रहते थे। लेकिन आज के यहाँ के पेरेंट्स जो है, हाथरस के पेरेंट्स भी काफ़ी स्मार्ट हैं। वो बच्चे को चेक करते हैं कि हमारे बच्चे को आज क्या कराया हुआ है, स्कूल ने क्या पढ़ाई की है, क्या एक्टिविटी कराई हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चा अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है, और तभी एक गुडविल बनती है। आपको जब भी पता लगता है कि आप वाकई में स्कूल को, जो स्कूल का नाम है कि स्कूल है ऐसा, और स्कूल में कैसे एजुकेशन देनी चाहिए, क्या आप उसके लिए जस्टिफाई कर रहे हो बच्चे के साथ। हम बच्चे के साथ अगर अनजस्टिफाई करेंगे, अगर तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं।
आगे चल कर के मैं आपको बताता हूँ राजदीप जी कि जो जितने भी अगर कोई भी स्कूल इस तरीके से खोल रहा है कि उसको सिर्फ पैसा कमाना है और बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा, ये लोग ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। क्योंकि इतना अच्छा एक माहौल आपने यहाँ पर दिया है और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए फैकल्टी की बात की आपने, दूर दूर से टीचर यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं, उपलब्ध कराए हैं बच्चों के लिए। तो जब उनका सिलेक्शन करते हैं आप, तो क्या वो सोच होती है, क्योंकि निश्चित तौर पे आपके एचआर होंगे, वो लोग सेलेक्ट करते होंगे, लेकिन आपका अहम रोल रहता होगा, तो टीचरों में आप क्या चीज़ देखते हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि नहीं, ये टीचर सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा? देखिए, टीचर्स के लिए तो एक एवरी ईयर टीचर्स की वैकेंसी निकालते हैं। कुछ टीचर्स छोड़ के चले जाते हैं, कुछ का गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, कुछ फीमेल टीचर्स हैं उनकी किसी की शादी हो जाती है, कोई ट्रांसफ़र केस हो जाता है, तो इस तरीके से करीब 10 से 15% स्टाफ हर स्कूल में और हमारे स्कूल में भी चेंज होता रहता है। तो हम वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद में रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और जो क्वालिटी टीचर लगते हैं उनको सिलेक्शन करते हैं। जो भी बेस्ट टीचर हो सकता है हम जितना अच्छा सिलेक्शन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं। हमारा स्कूल है जो स्मार्ट सैलरी दे रहा है और तकरीबन हम गवर्नमेंट वाले स्केल पे अपने टीचर्स को देते हैं। यहाँ की बात की जाए अगर हाथरस ब्रांच की, तो लगभग अप्रॉक्स ओवरऑल कितना स्टाफ होगा यहाँ पर? अगर 4th क्लास के एम्प्लॉय को, ड्राइवर्स, कंडक्टर सारा लगाओ तो 350, पर टीचिंग स्टाफ 150 के करीब, 150 प्लस टीचिंग स्टाफ है। जैसे कि ये हाथरस जो ज़िला है, यहाँ पे ग्रामीण टच के लोग बहुत हैं, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है और आपके भी विद्यालय में, यहाँ पे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे आते हैं, एक बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, किसानों के बच्चे आते हैं। कैसे, यानी कि आपको लगता है कि उन किसानों के बच्चों को, सारे बच्चों को एक साथ एक जगह पर बैठाल के एक जैसी शिक्षा दी जाए, तो उसके लिए कभी कोई चैलेंज आपके सामने आया कि ग्रामीण परिवेश का बच्चा है उसको यहाँ पे आपको हैंडल करने में या किसी तरह की कोई दिक्कत? देखिए, ग्रामीण परिवेश से तो बच्चे, ऐसा नहीं है, ग्रामीण परिवेश से बच्चे सारे जो है ऐसे ही आते हैं कि उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ EWS का कोटा है हमारे यहाँ 25%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो कुछ आयाज के बच्चे आते हैं, कुछ और जो है गरीब तबके के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उनका भी एटमॉस्फेयर कोई ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो इस हाथरस के स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है मेरे पास 70% के करीब जो है बच्चे सिटी से हैं और वो उस माहौल से हैं जो जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। तो अब 30% बच्चे अगर गांव से और EWS कैटेगरी से आते हैं तो वो उसमें मर्ज हो करके कैपेसिटी तादाद उनकी ज़्यादा है सिटी के बच्चों की, और वो उसमें कुछ टाइम लगता है, उनको कुछ समय लगता है थोड़ा सा सेटल होने में। कुछ केस ऐसे देखे जाते हैं, कुछ गाली गलौज बच्चे जो गांव में देते हैं तो कुछ गालियां भी निकालते हैं, कुछ उनका बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है उनको, लेकिन फिर वो उसी उसमें आ जाते हैं और उनके पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी मैंने कोई ऐसा कोई नहीं देखा, यहाँ बच्चे सारे सेटल हो जाते हैं और फिर मिक्स कर लेते हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं क्लास में। शिक्षा की बात की जा रही है, हमने शुरुआत में ही आपसे आपके बारे में जानना चाहा था, उसमें थोड़ा सा जोड़ते हुए कि परिवार, आपका परिवार में बच्चे हैं आपके, जो अब आपका बिजनेस, जो पुराना बिजनेस था जिसको आप लंबे समय से रन कर रहे थे, उसको संभाल रहे हैं, और जैसा हमने जानकारी की है कि अब पूरा समय, अधिक से अधिक समय आप अपने BLS के लिए और जो ब्रेन इंटरनेशनल है, जो बाकी जो आपकी 2 संस्थान इसके अलावा और वहाँ के लिए देते हैं। तो अब परिवार में जब डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, तो कभी बच्चे ये नहीं कहते कि हमारा बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर रहा है और आप डैडी आप जो बिजनेस देख रहे हैं वो उतना ग्रो नहीं कर रहा, उतना यानी बचत नहीं दे रहा है, ग्रो तो बहुत कर रहा है लेकिन आर्थिक तौर पे बचत नहीं दे रहा है। बच्चे इसको न, मैं मानता बिजनेस स्कूल को, न बच्चे बिजनेस को इसको लेते ही नहीं है। मैं इसको रिटायरमेंट की लाइफ मानता हूँ, चूँकि मैं अब 60+ का हूँ, तो रिटायरमेंट की लाइफ इससे अच्छी नहीं हो सकती कि मैं स्कूलों में टाइम देता हूँ। और मैं 1 वीक जो है हर स्कूल को देता हूँ। 3 स्कूल हैं, एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, एक विकासपुरी दिल्ली में है और एक हाथरस में। तो तीनों स्कूलों में मैं 1 वीक का टाइम देता हूँ और 1 वीक में सफिशिएंट, थोड़ा सा मुझे शौक़ भी है, मेरा पैशन है। अब ये जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे को क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता मैं। प्रिंसिपल्स हैं, उनसे पहले डायरेक्शन होती है मेरी कि इस तरीके से इस पैटर्न पे काम करना है। तो
हो रहा है हर जगह पर। अभी एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ, मेरे को भी ये सेटिस्फेक्शन है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ। बाकी मेरे बड़ा वाला बेटा है, वो पूरा मेरा बिजनेस जो है वो सारा टेकअप कर रखा है उन्होंने, और वो सारे का सारा बिजनेस वो देख रहे हैं। उससे छोटा बच्चा है मेरा, जो छोटे वाला बेटा है वो डॉक्टर है, MCH है यूरोलॉजी में, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, बहुत यंगेस्ट स्टेज का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, दिल्ली गवर्नमेंट में। तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, फुली सेटल्ड फैमिली, मेरे को कोई लाइबिलिटी नहीं है। एक बेटी है वो स्विट्जरलैंड में वेल सेटल्ड है, तो मेरी कोई न लाइबिलिटी है न कोई है, बिजनेस बहुत अच्छा है। और तो मेरा सिर्फ स्कूल को ही देख रहा हूँ मैं, तीनों स्कूल हूँ इसमें ही। अब आगे उसको अगर यहाँ कुछ होता है तो बच्चों के लिए आगे अभी कुछ हाथरस में ही अभी 2 एकड़ लैंड और दी है हमने। तो अभी क्योंकि ये 5 एकड़ लैंड थी अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन बिल्डिंग को बनाने के बाद इस लैंड का एरिया जो है वो प्रॉपर स्क्वायर में नहीं था, तो डिफरेंट शेप की बिल्डिंग इसको लेआउट को होते हुए यहाँ पर खेलने के लिए और एक्टिविटी के लिए ज़मीन कम थी। तो अभी मैंने 2 एकड़ लैंड खरीदी है और उसमें अभी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बच्चे काफ़ी हद तक कोई कमी महसूस नहीं कर पाएंगे कि हमको स्पोर्ट्स नहीं मिला, एक्टिविटी नहीं मिली या इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है। तो यहाँ परफेक्ट एक पूरा बच्चों को मिलेगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी नहीं मिलेगी या स्पोर्ट्स नहीं मिलेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो सकता। तो ये ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर जो है जगह मिले, खेलने के लिए भी चाहिए बच्चे को, एक्टिविटी के लिए भी चाहिए, पढ़ने के लिए भी चाहिए, हाईटेक लैब भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप यहाँ पे जो BLS इंटरनेशनल है हाथरस ब्रांच, इसके विषय में थोड़ा बताएं, क्या क्या सुविधाएं हैं जो यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, और भविष्य में क्या क्या और प्लानिंगें चल रही हैं। देखिए अभी हमारे स्कूल में सारी 2 कंप्यूटर लैब हैं, लाइब्रेरी हमारी बहुत यूज है, करीब 15-20 हज़ार किताबें हैं, जूनियर लाइब्रेरी अलग है, सीनियर लाइब्रेरी अलग दे रखी है हमने। फिर 3 लैब्स हैं, फिजिक्स की लैब सेपरेट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर की 2 लैब हैं हमारे पास। अभी हमारे पास एक जो है अभी हाईटेक क्लासरूम बना रहे हैं, सारा पैनल तैयार करके और सेंट्रली एयर कंडीशन, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैं आजकल मॉड्यूल्स वगैरह से पढ़ाई करते हैं, तो टीचर्स को ट्रेन करके उसमें उनकी क्लासेस लगाएंगे। एक ऑडिटोरियम भी है, 2 क्लास मर्ज करके कभी भी ऑडिटोरियम में भी बच्चों को बुलाते हैं। ऑडिटोरियम में छोटी एक्टिविटी छोटे बच्चों के लिए भी कराते हैं। स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन है, ये तो है। लेकिन अभी क्या है कि बच्चों को फिर भी जो है कैपेसिटी 3000 प्लस है स्कूल की, तो उसको देखते हुए जो है अभी इनको सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए जगह कम है। तो मैं आगे प्लान कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए इनको जो है क्रिकेट पिच है, जो क्रिकेट का इंटरेस्ट है हाथरस में, तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, तो क्रिकेट के लिए भी इनको चाहिए। बास्केटबॉल कोर्ट के 2 चाहिए, जो अगर कंपटीशन कराना है CBSE का ही या इंटर जोनल कंपटीशन कोई भी कराना है तो उसके लिए 2 प्लेग्राउंड चाहिए, वॉलीबॉल का ग्राउंड चाहिए, बैडमिंटन का इंडोर कोर्ट चाहिए। तो इसके लिए कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए 2 एकड़ ज़मीन सफिशिएंट है, तो अभी उसमें जो है प्लान कर रहे हैं जो है। तो अब बच्चे ये नहीं कहेंगे हमें जो है स्पोर्ट्स नहीं मिला, और बच्चे खुश हैं। अभी कहते हैं मेरे से, जब भी कहते हैं कि सर कब तैयार हो रहा है, और काम भी फास्ट चल रहा है, धीरे धीरे करेंगे। जब से आप इस फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में आप आए हैं, और तब से लेकर अभी तक के लिए कोई ऐसा मूवमेंट आपको ऐसा लगा हो कि ये यादगार पल था, जो आपको लगा कि नहीं, मैं अगर इस फील्ड में ना आता तो इस पल को नहीं जी पाता, अगर मैं अपने जिस तरीके का काम मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर रहा था तो वो एक्सपीरियंस जो यहाँ पे आके हुआ वहाँ पे कभी ना हो पाता, ऐसा कोई पल जो शेयर करना चाहें? देखिए जब बच्चे मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैं IIT में लग गया सर, आज मैं जो है डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं MBBS कर रहा हूँ, तो एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये बच्चे हमारे स्कूल से पढ़े हुए हैं और ये नाम रोशन कर रहे हैं स्कूल का। एक उन पे माँ बाप का नाम तो रोशन करते हैं, स्कूल का भी होता है। एक बच्चा अगर टॉप करता है, कहीं अच्छी जगह पर पढ़ता है, उसको एजुकेशन प्रॉपर मिलती है और अच्छी पोस्ट पर पहुँचता है, तो नो डाउट स्कूल की अपनी जो है बहुत एक वो जो फीलिंग्स होती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि ये हमारे स्कूल का बच्चा है, यहीं से पढ़ा हुआ है। और हाथरस के तो संस्कारी बच्चे हैं,
यहाँ तो हाथरस में जो है नो डाउट कभी पुराना कल्चर डेवलप किया हुआ है इस शहर ने। बच्चे पैर छूते हैं, हालांकि मैं इस फेवर में नहीं रहता, कभी बच्चों से मना करता हूँ। और यहाँ बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स भी पैरों को हाथ लगाते हैं। तो ये कल्चर है, ये अभी भी जानते हैं कि शिक्षण संस्थान है अच्छा। अगर तो आप अच्छा शिक्षण, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, उनके बच्चे लायक बनेंगे तो डेफिनेटली आपका रेस्पेक्ट पेरेंट्स भी करेंगे। एक कठिन सवाल जो अक्सर जो है लोग कहते हैं कि आजकल व्यावसायिक होता जा रहा है शिक्षा का फील्ड, तो कभी ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है जो आपको लगता है कि नहीं, हम लोग तो इतनी मेहनत से काम करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कभी ऐसे कड़वे अनुभव भी आते होंगे, आए होंगे आपके बीच में, कि आपको लगता होगा कि नहीं, हम लोग इतना एफर्ट कर पूरी ताकत झोंकते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से या कोई चीज़ हम लोगों को नहीं उतना समझा पाते या लोग जागरूक नहीं हो पाते? देखिए, हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है और डिफरेंट अगर बड़े स्कूल्स की बात करी जाए तो उनसे 50% से भी कम है। लेकिन कुछ पेरेंट्स को ये भी ज़्यादा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। बेसिक चीज़ ऐसा नहीं है, स्कूल को चलाने के लिए जो है ना, और उतनी जो स्कूल को चलाने के लिए फ़ीस चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को ये तो पता है कि ये फ़ीस दे रहे हैं, लेकिन एक स्कूल को चलाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है वो पेरेंट्स को नहीं पता। स्कूल बनाना और स्कूल चलाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप एक स्कूल को तरीके से आप चला रहे हैं तो आपको जो है कोई कंजूसी नहीं कर सकते, आप कहीं चीज़ पे आप माइनस नहीं कर सकते। आपको अभी यहाँ का ही एग्जाम्पल लो आप, यहाँ पर बाथरूम टाइल्स वगैरह थोड़ा हल्की सी जड़ गई थी, कहीं से ये थी, ऐसा लगने लगा था कि ये तो सरकारी स्कूल हो जाएगा। अब यहाँ आकर के देखो आप, बिल्कुल ये देखोगे कि ये तो जो है ना किसी मल्टीप्लेक्स की वो है जो है बाथरूम बनना है। तो वहीं की वहीं आपको खर्च करना पड़ेगा, जगह पे खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ सेविंग्स होती हैं तो करना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए तो और कितने फील्ड हैं, कंस्ट्रक्शन से बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है। यहाँ ये स्कूल क्या दे देंगे हमें, स्कूल बिजनेस के लिए खोला ही नहीं है। यहाँ का पैसा यहीं लगेगा, स्कूल का पैसा स्कूल। TV13 इंडिया के माध्यम से हाथरस जनपद और आसपास के जो जनपद हैं हाथरस के करीब लगे हुए हैं, उनके बच्चों के लिए कोई संदेश आपका? बस मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि आपके जहाँ बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं और बच्चों को एजुकेशन जो मिल रही है वो आप पेरेंट्स ने खुद ही देखी हुई है। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे स्कूल से ही आते हैं और बच्चे जो है रिजल्ट एक्सीलेंट रहता है। डिस्ट्रिक्ट में एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाला स्कूल है। तो यही है कि निश्चित होकर के जो है पेरेंट्स सेटिस्फाइड रहें। हम स्कूल में कोई ऐसा उनके बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि उनको कोई कमी महसूस हो। मैक्सिमम फैसिलिटीज उनको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, आपने कीमती समय दिया। हमारे साथ मौजूद थे बनवारी लाल शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बातें हैं, अपने इस जो संस्थान को रन कर रहे हैं उसके विषय में बताई, अपने विषय में बताई और बहुत ही प्रेरणादायक बातें बताई जो निश्चित तौर पर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए बहुत कारगर साबित होंगी।